दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम के साथ साथ हम विशेषण किसे कहते हैं, इन सभी पर वीडियो बना चुके हैं, जो आप सभी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम विशेषण के भेदों को जानेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं, उनको किस प्रकार हम समझ सकते हैं, वाक्य में हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, ये सभी आज की वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा। तो मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं विशेषण के भेदों की वीडियो में। तो आइए आरंभ करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, रंग, आकार, प्रकार आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हमने जाना था कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, किस प्रकार, चाहे वो गुण हो, दोष हो, संख्या हो, रंग हो, आकार, प्रकार हो, जो भी हो, वह किसी भी प्रकार के शब्द हो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे होंगे, उन्हें विशेषण कहेंगे। जैसे नीला आकाश, लंबी लड़की, छोटा लड़का, मोटा आदमी, सफेद गाय, सुंदर महिला। तो ये जो आपको हरे रंग में जो भी शब्द प्रतीत हो रहे हैं, वह दूसरे शब्द जो संज्ञा शब्द हैं उनकी विशेषता बता रहे हैं। उदाहरण में देखिएगा, 1 किलो चीनी लाओ, तो चीनी की विशेषता बताई जा रही है संख्या में कि 1 किलो है। यहाँ पर गाय सफेद रंग की है, तो सफेद होना उनकी उसकी विशेषता हुई। तो बच्चा होशियार है, तो बच्चे की विशेषता कैसी हुई, होशियार होना। कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ मतलब अनिश्चित लोग हैं। तो मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी है, निश्चित संख्या दी गई है। तो ये सभी शब्द क्या हुए, विशेषता बताने वाले शब्द हुए। किसकी विशेषता बताई जा रही है, संज्ञा या सर्वनाम की। तो इस प्रकार हम जान रहे हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के भेदों को जानते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण जो 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही परिणामवाचक विशेषण भी 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी 4 भेदों और उनके 2 उपभेदों को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। सबसे पहला विशेषण गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक का शाब्दिक अर्थ होता है गुण बताने वाला। वह विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान या दशा आदि का बोध करवाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो भी शब्द हमें गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान, दशा आदि के विषय में बताएगा, वह सभी किसके अंतर्गत आएंगे, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे भले लोग, गंदी बस्ती, कोमल शरीर, पुराने कपड़े, छोटा मकान, काला घोड़ा, लालची आदमी। तुम यहाँ पर देख रहे हैं कि भले, गंदा, कोमल, पुराने, छोटा, काला, लालची, ये सभी क्या कर रहे हैं, हमें विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख लें कि भाव देख रहे हैं कैसा है, भला की बस्ती कैसी है, गंदी है, शरीर कैसा है, कोमल है, कपड़े कैसे हैं, पुराने हैं, मकान का आकार क्या है, छोटा है, घोड़े का रंग क्या है, काला है, आदमी किस प्रकार का है, लालची है। तो ये सभी हमें क्या बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं संज्ञा सर्वनाम शब्दों का। तो इन सभी को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण के आधार पर समझ लेते हैं। वह मोटा आदमी है, तो यहाँ पर आदमी के आकार को, उसकी दशा को बताया गया है कि वह मोटा है। वह एक बड़ी कंपनी है, यहाँ पर भी हमें आकार दिया गया है। उसके कोट का रंग नीला है, यहाँ पर हमें रंग प्रतीत हुआ है कि नीला है। रवि ईमानदार लड़का है, तो यहाँ पर उसके गुण को बताया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह और उसके, ये सब क्या है, सर्वनाम है, और रवि संज्ञा है। तो इनकी जो भी विशेषता बता रहे हैं, और वो भी गुणवाचक विशेषता, मोटा, बड़ी, नीला, ईमानदार, ये सब कैसे गुण हुए, गुणवाचक विशेषण हुए। इस प्रकार अगला गुणवाचक विशेषण जो शब्द हैं, उन पर हम एक नजर डाल लेते हैं। जो समय काल होते हैं वो कैसे होगा, नया, पुराना, आगामी, मौसमी, अगला, पिछला, प्राचीन, भूत, वर्तमान, आज, कल, भविष्य इत्यादि। इस प्रकार जो हमें समय काल का वर्णन
करते हैं वो सभी शब्द आएंगे। स्थान का वर्णन करने वाले शब्द लंबा चौड़ा, भीतरी बाहरी, ऊंचा नीचा, सीधा तिरछा, संकरा, स्थानीय, इस प्रकार के सभी शब्द हमारे स्थान के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार जो हमें आकार के बारे में बताएंगे, जैसे नुकीला है, सुंदर है, पोला है, सामान है, सुडोल है, चौकोर है, गोल है, चपटा है, किस प्रकार का है वह आकार में आएगा। रंग काला, नीला, पीला, हरा, सफेद, सुनहरी, जब हमें रंग के बारे में प्रतीत होगा तो ये सभी शब्द क्या होंगे, रंगवाचक होंगे। दशा, दुबला है, पतला है, मोटा है, गीला है, सूखा, पिंगला, घना, गरीब, अमीर, पालतू, रोगी, स्वस्थ, बीमार, कच्चा इत्यादि, ये सभी शब्द हमें दशाबोधक शब्द होंगे। अब गुण में अच्छा, भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच, झूठ, शांत, सीधा, दुष्ट, न्यायी, दानी, पापी, कमजोर, ताकतवर, मीठा, खट्टा इत्यादि, ये सभी हमारे गुण होंगे। तो ये जो सभी शब्द हैं ये हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या का बोध कराने वाला, जो हमें क्या कराए, किसी संख्या का बोध कराए। वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित या अनिश्चित क्रम या गणना का बोध करवाता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। महत्वपूर्ण चीज है कि वो संख्या निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है, क्रम भी हो सकता है, गणना भी हो सकती है, तो वो सभी संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे 10, 30, पहला, पांचवा, कुछ, सभी, कोई, आधा, छठा, दर्जन, सभी के सभी इत्यादि, ये सब जो हैं किसमें आएंगे, संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो हमें दोनों को ही विस्तृत रूप से जानने की आवश्यकता है। तो पहला जानते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो निश्चित संख्या का बोध करवाता है। जैसे पहला, तीसरा, पांचवा छात्र, 7 किताबें आदि, क्या हो रहा है, ये सभी क्या है, निश्चित संख्या का बोध करवा रहे हैं। तो निश्चित संख्यावाचक, इनके उपभेद भी होते हैं, हमें उपभेदों को जानना बहुत जरूरी है। जिसको पहला उपभेद क्या है, गणनावाचक, जब हम गणना कर रहे होते हैं, जिनसे अंक या गिनती का ज्ञान हो, जैसे 1, 5, 10, 12, आधा, चौथाई, सवा, 5, 7.5 इत्यादि गणनावाचक विशेषण के भी दो उपभेद किए जा सकते हैं। कौन कौन से, पहला तो होगा अपूर्ण संख्यावाचक। अपूर्ण कैसा हुआ भैया, पाव, 1/4, 1/2, आधा, 1/1/4, सवा, 1.5, पौने 2, 2.5, मतलब जो संख्या अपने आप में पूर्ण ना हो वो सभी अपूर्ण संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे। और दूसरा हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्यावाचक, जिसमें 1, 2, 4, 10, 16 जो पूर्णता को दर्शाते हैं वो सभी पूर्ण संख्यावाचक होंगे। तो गणना के अंतर्गत भी हमने दो भेद किए, पूर्ण संख्यावाचक और अपूर्ण संख्यावाचक। उसके बाद उपभेद के अंतर्गत दूसरा आता है क्रमवाचक, जिस विशेषण से क्रम का ज्ञान हो उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, तीसरा, चौथा, छठा, आठवां, ये क्या हुआ, एक क्रम को दर्शा रहे हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप क्रम बढ़ता जा रहा है वो क्रम। रोहन का कक्षा में तीसरा स्थान है, ये पहला किसी अन्य का होगा, दूसरा किसी अन्य का, और तीसरा स्थान किसको मिला है, रोहन को मिला है। तो ये क्या है, क्रम को दर्शा रहा है। इसी प्रकार जो तीसरा उपभेद है आवृत्तिवाचक। आवृत्ति, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुणन का बोध हो अथवा जिससे यह ज्ञात हो कि संज्ञा या सर्वनाम कितने गुना है, जैसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इकरा, दूरा, तीरा, इस प्रकार जो आवृत्तिवाचक होंगे वो इस प्रकार के शब्द होंगे। जैसे श्याम में राम से दुगना वजन है, कि यदि राम में 20 किलो वजन है तो श्याम में कितना हुआ, इंटू 2, वहां पर इक्वल टू 40 किलो वजन हमारा शाम में होगा। इसी प्रकार ये हुए आवृत्तिवाचक। इसके बाद जो चौथा उपभेद है वो है समुदायवाचक, जिस विशेषण से कुछ संख्याओं के इकट्ठे समूह या समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, पांचों, आठों, दसों, तीनों के तीनों, सभी, सबके सब, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो समुदायवाचक होंगे। जैसे आप दोनों व्यक्ति ईमानदार हैं, दोनों व्यक्ति के बारे में, एक समूह के बारे में बात हुई, आप दोनों ईमानदार हैं।
जो आपका फिफ्थ होता है वो होता है समुच्चयवाचक। संज्ञा या सर्वनाम के किसी प्रचलित समुच्चय को प्रकट करने वाले विशेषण समुच्चयवाचक कहलाते हैं। जैसे दर्जन, युग्म, जोड़ा, पच्चीसी, चालीसा, शतक, सैकड़ा, शतसई आदि, ये क्या हुए? समुच्चयवाचक शब्द हुए। जैसे 2 दर्जन केले ले आओ, तो 2 दर्जन में हमें पता है कि 1 दर्जन में कितना होगा? 12, एक समूह है 12 का, तो इस प्रकार 2 दर्जन में हो जाएंगे कि 24 केले ले आओ। 24 ना बोल के 2 दर्जन बोल दिया जाता है। इसी प्रकार जो अंतिम उपभेद है वह है भिन्नतावाचक, जो विशेषण भिन्नता दर्शाते हुए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, भिन्नतावाचक होते हैं। जैसे प्रत्येक, हर एक, हर मास, हर वर्ष, एक एक, चार चार आदि, इस प्रकार जो है भिन्नतावाचक होते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को स्वानुशासन अपनाना चाहिए, तो भिन्नता दर्शाएगी। इसी प्रकार दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्या में जहां पर हमें अनिश्चितता दर्शाई जाती है, वो जहां पर निश्चित संख्या ना हो, क्रम गणना का बोध नहीं होता, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें कई आदमी, कुछ छात्र, बहुत लोग, सब जानवर, तो यहाँ पर कई, कुछ, बहुत, सब क्या हुए? अनिश्चित हुए। उदाहरण में देखिएगा, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तुम्हारी थैली में बहुत संतरे हैं, तो यहाँ पर कुछ बच्चे, बहुत संतरे, रैली में हजारों लोग, गुंडों की सैकड़ों दुकानें फूंक डाली, तो सैकड़ों, वहां कोई 500 खिलाड़ी होंगे, कोई, तो ये शब्द क्या कर रहे हैं? निश्चितता नहीं दर्शा रहे हैं। वहां पे कुछ बच्चे पता नहीं कितने होंगे, संतरे, बहुत संतरे, हजारों लोग पता नहीं कितने हजार होंगे, सैकड़ों दुकानें फूंक डाली, सैकड़ों से मतलब 100, 200, 300, 400, निश्चितता नहीं है। कोई 500 खिलाड़ी होंगे, परंतु फिक्स नहीं है कि 500 होंगे, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अनिश्चितता को दर्शाने वाले शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार दूसरा होता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की मात्रा, परिमाण, नाप, तोल आदि का बोध करवाता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 4 किलो, 2 मीटर, कुछ आम, थोड़ा घी, सब सेब। अब क्या कर रहे हैं कि ये परिमाण सा दर्शा रहे हैं। अब परिमाणवाचक भी 2 उपभेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पर भी हम इनको जान लेते हैं। निश्चित परिमाणवाचक में वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा, परिणाम, नाप, तोल आदि के विषय में हमें अध्ययन करवाएगा, बोध करवाएगा, वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे 3 किलो अनाज, 2 लीटर तेल, 4 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पर 4, 2, 3 हमें निश्चितता दर्शा रहे हैं। 7 लीटर तेल लाओ, निश्चितता दर्शाइए कितना लगना है? 7 लीटर। ओलावृष्टि से 20,000 टन अनाज नष्ट हो गया, निश्चित संख्या बताई गई है, 20,000 टन अनाज नष्ट हो गया है। 3 किलो पनीर देना, निश्चितता दर्शा रहा है कि कितना देना है? 3 किलो। तो जब निश्चितता दर्शाएंगे, परिमाणवाचक है, जो मात्रा बताएंगे, परिमाण बताएंगे, नापतोल बताएंगे, तो वो निश्चित परिमाणवाचक शब्द होंगे। निश्चितता किस प्रकार से होगी? वह शब्द जो परिमाणवाचक विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्द मात्रा, परिमाण, नाप, तोल आदि का बोध नहीं करवाता है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा अनाज, कुछ फल, यहाँ पर अनिश्चितता दर्शा रहे हैं। उदाहरण में देखिएगा, थोड़ा सा दूध देना, थोड़ा सा कितना देना, यहाँ पर निश्चित नहीं है। मुझे कुछ सामान देना, कुछ में क्या, निश्चितता दर्शाई नहीं जा रही है। ओलावृष्टि से हजारों टन अनाज नष्ट हो गया। इससे पहले हमने जब निश्चितता देखा कि ओलावृष्टि से 20,000 टन, वहां पर निश्चितता था 20,000 टन नष्ट हो गया है। यहाँ पर अनिश्चित है हजारों टन, पता नहीं 2,000, 4,000, 10,000 कितना, तो अनिश्चितता। इस प्रकार हम निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के विधि में पहचान कर सकते हैं। आगे जो अंतिम है हमारा सार्वनामिक विशेषण है, वह शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो सर्वनाम शब्द होते हुए भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए उन्हें सार्वनामिक विशेषण
कहा जाता है। इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सार्वनामिक विशेषण को ही अन्य नाम संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। वो कैसे हो सकते हैं, आइए जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। जब सर्वनाम शब्द अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम होते हैं, लेकिन संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने पर विशेषण होते हैं। महत्वपूर्ण चीज ध्यान दीजिएगा, जब सर्वनाम शब्द अकेले प्रयुक्त होंगे तो सर्वनाम होंगे, परंतु जब उनके साथ संज्ञा होगी तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। कैसे, आइए जानते हैं। कोई रो रहा है, वाक्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई रो रहा है, हमें नहीं पता कौन है, इसलिए कोई शब्द सर्वनाम हुआ, परंतु जबकि कोई बालक रो रहा है वह सार्वनामिक विशेषण हुआ, क्योंकि यहाँ पर बालक हमें संज्ञा शब्द मिला है, उससे पहले कोई का प्रयोग हुआ है। पहले वाले कोई में आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम मिला, परंतु बाद में सार्वनामिक विशेषण हुआ। ठीक है, तो हम इस प्रकार जब हम सर्वनाम में मिल रहा है तो हमारे पास संज्ञा नहीं है, और जब संज्ञा है तो वह सर्वनाम नहीं हुआ, वह सार्वनामिक विशेषण हो गया है। ध्यान देने वाली बात है, अकेले प्रयुक्त होगा तो सर्वनाम होगा और संज्ञा के साथ प्रयुक्त होगा तो सार्वनामिक विशेषण होगा। महत्वपूर्ण अंतर इनका यही है। इस प्रकार आज की इस वीडियो के अंतर्गत आपने विशेषण के भेदों को जाना ना। तो अभी तक हम पदभेद के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण के भेद, इन सबको जान चुके हैं। आगामी वीडियो में भी विशेषण से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इस वीडियो में शामिल नहीं हुए हैं उन सभी को लाया जाएगा। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप उन तथ्यों का अध्ययन करने के लिए भी मेरे साथ आगामी वीडियो में अवश्य बने रहेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करूंगा कि आप अपने साथ साथ आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों या परीक्षार्थियों को भी ये वीडियो शेयर करते रहेंगे, जिससे उन्हें भी इनका लाभ मिलता रहे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।